जब जियांग चुनफेन ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, धन्यवाद, उपराष्ट्रपति कियाओ। हालांकि मैं दशकों से ऊंची एड़ी पहन रहा हूँ। मैंने अभी तक मेरे पैरों के नीचे क्या था, इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि आप वास्तव में हमारी महिला कर्मचारियों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं, तो एक नया नियम बनाएं कि हम महिलाओं को खराब मौसम में ऊंची एड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। कंपनी की हमेशा से ही कर्मचारियों के कपड़ों की उच्च मांग रही है। आखिरकार, रोज एंटरटेनमेंट मनोरंजन उद्योग में मौजूद था। कर्मचारियों के पहनावे की शैली सीधे तौर पर कंपनी की मूल भावना से मेल खाती है। चाहे पुरुष हों या महिलाएं, उन्हें काम के दौरान जाने के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसलिए, जब कियाओ युआन ने कहा कि उसे बरसात के दिन ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनने चाहिए, तो जियांग चुनफेन ने इसे एक आकस्मिक टिप्पणी के रूप में लिया। आखिरकार, कंपनी की सभी महिला सहकर्मियों को ऊंची हील पहननी पड़ती थी। वह सिर्फ इसलिए विशेष नहीं होगी क्योंकि वह लगभग फिसल गई थी और उपराष्ट्रपति कियाओ ने उसे देख लिया था। जहां तक अभी उन्होंने जिस नए नियम का जिक्र किया है, वह सिर्फ मजाक कर रही थीं। आखिरकार, वह कंपनी को महिला कर्मचारियों के लिए छूट कैसे दे सकती थी, सिर्फ इसलिए कि वह लगभग गिर गई थी। जियांग चुनफेन को नहीं लगता था कि वह इतनी सक्षम है। अंत में, कियाओ युआन ने जियांग चुनफेन की बातें सुनी। उसने न केवल उसकी बात सुनी, बल्कि उस पर गंभीरता से सोचा भी। इस समय, काम के कपड़े और ऊंची एड़ी के जूते में कई महिला सहकर्मी वहां से गुजरीं। हालांकि ये लोग ऊंची एड़ी के जूते से परिचित थे, फिर भी गीली सड़क पर वे सावधानी से चल रहे थे। बैयुन शहर चीन के उत्तरी छोर पर था। बरसात का मौसम संक्षिप्त था, लेकिन सर्दियों में बर्फ और हवा चलती थी। जमी हुई सड़कें बारिश के बाद की सड़कों से भी ज्यादा खतरनाक थीं। इस विचार को मन में रखते हुए, कियाओ युआन अपनी भौहें ऊपर उठाने और सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और जियांग चुनफेन की ओर देखा। सिस्टर फेन, आपके सुझाव ने मुझे एक अनुस्मारक दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं बाद में सीईओ जियान के साथ इस पर चर्चा करूंगा। आइए देखें कि क्या हम ऐसे खराब मौसम में अपनी महिला सहकर्मियों के लिए चीजों को आसान बना सकते हैं। जियांग चुनफेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर, उसने कियाओ युआन की ओर देखा और कहा, उपराष्ट्रपति कियाओ, मैं इसे यूं ही कह रही थी। कंपनी नियम तय करती है। मेरे एक शब्द के कारण वे कैसे बदल सकते हैं, यह अलग है। कियाओ युआन इस मामले को लेकर असाधारण रूप से गंभीर था। उन्होंने तुरंत कहा, ये हमारी महिला सहकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी है। यदि नहीं, तो आप कंपनी में अपनी ऊंची एड़ी के जूते रख सकते हैं और जब आप काम पर जाते हैं और काम से निकलते हैं तो स्नीकर्स में बदल सकते हैं। आखिरकार, ऊंची एड़ी पहनना और गाड़ी चलाना भी बहुत खतरनाक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अनजाने शब्दों के कारण कियाओ युआन को इतनी परवाह होगी। इसके अलावा, वह महिला सहकर्मियों के बारे में भी सोचते दिख रहे थे। इससे जियांग चुनफेन को कियाओ युआन के बारे में एक नई समझ मिली। इतने लंबे समय तक कंपनी में आने के बाद, उसने कियाओ युआन के साथ केवल बैठकों में ही बातचीत की थी। आमतौर पर, जब वे मिलते थे तो केवल सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे। उनका कार्य दायरा समान स्तर पर नहीं था, और वे मूल रूप से थे कोई अन्य संपर्क नहीं। उस समय, एक मामूली से प्रतीत होने वाले प्रश्न के बारे में केवल कुछ शब्दों के साथ कियाओ युआन का आकर्षण उभर आया। अभी आपने अपना पैर नहीं मोड़ा, है ना? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कियाओ युआन ने अचानक जियांग चुनफेन की ओर देखा। जियांग चुनफेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, नहीं धन्यवाद,
ये सुनकर कियाओ युआन ने राहत में सिर हिलाया। कार्यालय भवन में प्रवेश करते समय उन दोनों ने बात की। परीक्षा शाम 5:15 बजे तक चली। एक दिन के बाद जिन छात्रों ने ग्रीष्म अवकाश से खुद को पूरी तरह बाहर नहीं निकाला था, वे थक गए थे। अब जब मैं प्रश्न देखता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होता है, जिया क्विंगहुआन ने अपनी थकी हुई आंखें मलीं और उदासीनता से कहा। जियान अधिक ऊर्जावान दिख रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। कल अभी भी एक दिन है। चिंता मत करो। अरे, मैंने सुना है कि तीसरे वर्ष ने पहले ही शाम का स्व अध्ययन शुरू कर दिया है, जिया क्विंगहुआन ने कहा। इसी समय यान तियान अचानक उन दोनों के सामने कूद पड़ा। वह मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखाने लगा। अरे, तुम बाद में क्या कर रहे हो? ये देखकर जिया क्विंगहुआन भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कुछ है? यान तियान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और धीमी आवाज में कहा। बाद में येघोंग के साथ हमारा बास्केटबॉल मैच है। क्या आप लोग जा रहे हैं? जब जियान और जिया किंगहुआन ने ये सुना तो वे एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। फिर जिया क्विंगहुआन ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तीतर बास्केटबॉल खेल? तथाकथित तीतर बास्केटबॉल खेल बास्केटबॉल पसंद करने वाले कुछ लोगों द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक खेल था। इसे ऑफ कैंपस फ्रेंडली गेम भी कहा जा सकता है। हालांकि ऐसे बास्केटबॉल खेल आमतौर पर दूरस्थ बास्केटबॉल कोर्ट या स्कूल बास्केटबॉल कोर्ट में होते थे। वे इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। यान तियान ने सिर हिलाया। हम पूरे दिन की परीक्षा से थक गए हैं। जाओ और आराम करो। तुम भी हमें प्रोत्साहित कर सकते हो। जिया क्विंगहुआन ने अपने होंठ भींचे। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। मुझे बाद में कंपनी जाना है। आज कुछ जरूरी काम है। जब यान तियान ने ये सुना तो वह तुरंत निराश हो गया। तुम्हारे बिना मेरी कोई प्रेरणा नहीं है। जिया क्विंगहुआन ने अपनी आंखें घुमाईं। तो फिर हार मान लो। मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? यान तियान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने आगे शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह पहले ही एक मनोरंजन कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। वहां अवश्य ही कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात होगी। जियान ने तुम्हारे बारे में क्या? यान तियान ने आशा भरी आंखों से जियान को देखा। जियान ने तत्परता से सिर हिलाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वहां जा सकता हूँ। वैसे भी उस दिन प्रारंभिक परीक्षा थी, इसलिए कोई होमवर्क नहीं था। जब यान तियान ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। कितना अच्छा दोस्त है। बिल्कुल। जियान मुस्कुराया। जब वे बात कर रहे थे, सुन दाशे कक्षा के बाहर से अंदर आए। ये देखकर यान तियान जल्दी से अपनी सीट पर लौट आया। सुन दाशेग मंच तक आए और व्याख्यान के दोनों ओर अपने हाथ रखे। उसने अपनी नजर नीचे बैठे छात्रों पर डाली और पूछा, यह कैसा था छात्रों? आपने इसमें कैसा प्रदर्शन किया आज? विषय मौन। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन हर कोई मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था और उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं। ये देखकर सुन दाशे क्रोधित नहीं हुए। इसके बजाय वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, ठीक है, भौंकना मत करो या अपनी आंखें मत झुकाओ। स्कूल खत्म होने से पहले मुझे हर किसी को कुछ बताना है। सुन दाशेग ने एक पल के लिए रुककर कहा, हर कोई पहले से ही जानता है कि परीक्षा 2 दिनों के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए कल परीक्षा का दिन अभी भी बाकी है। फिर परसों स्कूल दूसरे वर्ष के सभी छात्रों के लिए शरद ऋतु की यात्रा के लिए लियांग काउंटी जाने की व्यवस्था करेगा। शरद ऋतु यात्रा? क्या आप गंभीर हैं? शिक्षक
उद्धरण चिन्ह। जब छात्रों ने शरद ऋतु यात्रा शब्द सुने तो उनकी निराश आत्माएं तुरंत उत्तेजित हो गईं और उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। सुन दाशेग ने कहा, बेशक, ये शरद ऋतु यात्रा 5 दिन और 4 रातों के लिए है। पहले 2 दिन लियांग काउंटी के यांगहू रिजॉर्ट में होंगे, जहां स्कूल ने भोजन और आवास की व्यवस्था की थी, और फिर बचे हुए 2 दिनों में हम कैंपिंग ट्रिप पर निकलेंगे। हम सभी को लियांग पर्वत पर लाएंगे। स्कूल टेंट भी वितरित करेगा। हर कोई बाहरी जीवन के लिए कुछ आवश्यकताएं ला सकता है, फ्लैशलाइट जैसी चीजें। एक छात्र ने हाथ उठाकर पूछा, शिक्षक, क्या केवल द्वितीय वर्ष के छात्र ही भाग ले रहे हैं? सुन दाशेग ने सिर हिलाया। वर्ष 1 के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, और वर्ष 3 के छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये शरद ऋतु यात्रा केवल आपके द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। इसलिए हर किसी को इसे संजोकर रखना चाहिए। आप अपने कनिष्ठों और वरिष्ठों की तुलना में कहीं अधिक आनंदित हैं। इस समय बगल की कक्षा से जय जयकार की आवाजें आने लगीं। ये स्पष्ट था कि उन्हें शरद ऋतु की यात्रा की खबर मिली थी। हालांकि एरजोंग में कक्षा 2 के लगभग 500 छात्र थे। इतने बड़े पैमाने पर गतिविधि आश्चर्यजनक थी। स्कूल के बाद जियान ए ने यान तियान के निर्देशों का पालन किया और इंतजार करने के लिए स्कूल के गेट पर गया। उसके साथ जो लड़कियां गई थीं वे गुआन ताओ और यू मेंग्याओ थीं। यू मेंग्याओ स्पष्ट रूप से गाओ यान के कारण गया था। हालांकि वे सहपाठी थे, फिर भी वे कक्षा में बहुत कम बातचीत करते थे। जिया किंगहुआन ने कहा था कि यू मेंग्याओ की नज़र में केवल गाओ यान थे। इसलिए यू मेंग्याओ उन अच्छे दोस्तों के करीब नहीं आई जो गाओ यान के साथ खेलते थे। यदि उनके बीच कोई संबंध था, तो वह पिछले सेमेस्टर में रुमाल के कारण हुई घटना थी। उस समय यू मेंग्याओ ने गुआन ताओ की जेब में रुमाल देखा और एक नज़र में इसे गाओ यान के रुमाल के रूप में पहचान लिया। इसलिए उसने गुआन ताओ के लिए चीजें मुश्किल कर दीं। जियान ने इतनी गुस्से में थी कि उसने यू मेंग्याओ को थप्पड़ मार दिया। इस समय यू मेंग्याओ सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अकेले खड़े थे, जबकि जियान ए और गुआन ताओ दूसरी तरफ खड़े थे। अगर मुझे पता होता कि यू मेंग्याओ भी जाएगा, तो मैं नहीं जाता। गुआन ताओ ने जियान ए का हाथ खींचा और धीरे से बुदबुदाया। जाहिर है, पिछली बार जो हुआ था उसके बाद गुआन ताओ को अभी भी यू मेंग्याओ से डर लग रहा था। भले ही यू मेंग्याओ को कोई परेशानी नहीं हुई गाओ यान के शब्दों को सुनने के बाद। जियान ए के हमले का पीछा करना तो दूर की बात है। यू मेंग्याओ ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने फोन से खिलवाड़ करने लगी। उसने उनकी तरफ नहीं देखा। जियान ए ने उसकी ओर देखा और गुआन ताओ से कहा, ये ठीक है, बहुत समय हो गया, क्या उसने कुछ और नहीं किया? गुआन ताओ ने सिर हिलाया। गाओ यांग ने शायद उसे कुछ बताया था। क्या क्विंगहुआन ने यह नहीं कहा कि यू मेंग्याओ केवल गाओ यांग की बात सुनता है? जियान ए ने अचानक सोचा। ऐसा लगता है कि जब वे छोटे थे तभी से उनकी सगाई हो गई थी। गुआन ताओ ने तुरंत फिर से सिर हिलाया। यह सही है। पिछली बार उस घटना के बाद किसी ने मुझे गुप्त रूप से बताया था कि यू मेंग्याओ विशेष रूप से गाओ यांग के प्रति संवेदनशील है। उसने बाहरी लोगों से भी कहा था कि वह उसकी प्रेमिका है, लेकिन गाओ यांग ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। जियान ए ने फुसफुसाकर कहा। गुआन ताओ ने यू मेंग्याओ की ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने इससे इनकार भी नहीं किया। जियान ए मुस्कुराया। वह शायद इस तरह के हास्यास्पद मामले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से परेशान नहीं हो सकता। आखिरकार, ये गाओ यांग है,
जब वे बात कर रहे थे, लिन यी, गाओ यांग, यान तियान और बाकी लोग स्कूल के गेट से बाहर चले गए। उनके साथ 2 साल के कुछ लड़के भी थे। वे आमतौर पर एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे। इसके अलावा वर्ष 2 की अन्य कक्षाओं की कुछ लड़कियां भी बास्केटबॉल मैच देखने जा रही थीं। जियान ए इन लोगों को नहीं जानता था, लेकिन वे जियान ए को जानते थे। जब सभी ने जियान ए को देखा, तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। हालांकि जियान ए को इसकी परवाह नहीं थी कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक कार में 4 लोग, लिन यी स्पष्ट रूप से इन लोगों के नेता थे। उसने तुरंत सभी को बुलाया। लड़कों ने पहले ही अपनी स्कूल की वर्दी उतार दी थी और जर्सी पहन ली थी। जैसे ही लिन यी ने बोलना समाप्त किया, वह जियान ए और गुआन ताओ के पास गए और कहा, मैं आपके साथ एक कार ले जाऊंगा। जियान ए ने सिर हिलाया। लेकिन हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। यू बाथरूम गई थी। ठीक है, मैं पहले उन्हें जाने दूंगी, लिन यी ने कहा। इस बार येघोंग के साथ दोस्ताना मैच का स्थान येघोंग का बास्केटबॉल कोर्ट था। येजहोंग के रात में स्कूल बंद करने के नियम के विपरीत येजहोंग का खेल मैदान और बास्केटबॉल कोर्ट पूरे दिन जनता के लिए खुले थे। इसलिए रात में आसपास के कई निवासी दौड़ने के लिए येघोंग के खेल मैदान में इकट्ठा होते थे। जो लोग पहले पहुंचे थे वे पहले से ही स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहे थे। जियान ए की कार आने वाली आखिरी कार थी। सभी के उपस्थित होने के बाद सभी ने येजहोंग में प्रवेश किया। जियान ए, यूहान और गुआन ताओ भीड़ में सबसे पीछे थे। यदि आप ऊब महसूस करते हैं, तो आप पहले वापस जा सकते हैं। आपको हर समय मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जियान ए ने यूहान से कहा। उसे डर था कि उसे ये पसंद नहीं आएगा। यूहान ने भावहीन होकर उत्तर दिया, ये ठीक है। जियान ए ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। येघोंग की बास्केटबॉल टीम पहले से ही बास्केटबॉल कोर्ट पर इंतजार कर रही थी। मिलते ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्पष्ट था कि वे पुराने परिचित थे। जो लोग खेल देखने आए थे वे सभी बास्केटबॉल कोर्ट के चारों ओर पत्थर की सीढ़ियों पर चले गए और बैठ गए। दरबार में सभी लोग पहले ही गर्म हो चुके थे। पर दूसरी तरफ जिया क्विंगहुआन ने ड्राइवर से स्कूल खत्म होते ही उसे रोज एंटरटेनमेंट में भेजने के लिए कहा। चेन जिन पहले ही जल्दी आ गए थे। सम्मेलन कक्ष में इंटरव्यूइंग नाइट के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जिया क्विंगहुआन को एक मोटा दस्तावेज सौंपा। क्विंगहुआन, ये स्क्रिप्ट है, वापस जाओ और खुद को इससे परिचित करो। जिया क्विंगहुआन ने लापरवाही से इसे पलटा और पूछा, क्या कास्टिंग समाप्त हो गई है? क्या फिल्मांकन की तारीखें निर्धारित हो गई हैं? अभी भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जिनका ऑडिशन नहीं हुआ है, लेकिन पहली फिल्मांकन की तारीख पहले से ही 12 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जिसका मतलब है कि अभी भी लगभग 1.5 महीने हैं। इस समय का उपयोग भूमिका का पहले से अनुभव करने के लिए करें। आखिरकार, ये झेंग की भूमिका में अभिनय करना आसान नहीं है। निर्देशक ने पहले ऑस्कर जीता था, इसलिए भूमिका के लिए उनकी उच्च आवश्यकताएं हैं। जिया क्विंगहुआन ने समझ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अभी मत जाओ। उपराष्ट्रपति कियाओ जल्द ही यहाँ आएंगे। वह व्यक्ति ये शब्द छोड़कर सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। कुछ देर बाद कियाओ युआन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। जब उसने जिया क्विंगहुआन और चेन जिन को देखा, तो वह मुस्कुराया। मुझे आपको कुछ बताना है। कियाओ युआन के बैठने के बाद उन्होंने जारी रखा। क्विंगहुआन द्वारा पहले फिल्माए गए 2 विज्ञापन इस महीने प्रसारित किए जाएंगे। इतनी जल्दी? जिया क्विंगहुआन आश्चर्यचकित था।
क्या हमने पिछले महीने ही फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं की? कियाओ युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं भी यह खबर जानकर थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन दूसरी पार्टी का नया उत्पाद पहले से ही बाजार में है। इसलिए जितनी जल्दी विज्ञापन जारी किए जाएंगे, उतना बेहतर होगा। दोनों विज्ञापन इस महीने के उत्तरार्ध में आएंगे। देश के सभी सैटेलाइट चैनलों को इन्हें प्रसारित करना चाहिए। समय आने पर ध्यान दें। ये सुनकर जिया क्विंगहुआन और चेन जिन एक दूसरे को देखने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि किंगहुआन ने पहले ही एक नाटक पूरा कर लिया था, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वे नाटक का प्रसारण कब करेंगे। अब जब वे विज्ञापन पहले जारी करेंगे, तो इसका मतलब है कि किंगहुआन जल्द ही पूरे देश के दर्शकों के सामने आएगा। कियाओ युआन ने आगे कहा, ओह, ठीक है, सिस्टर ली, जो इंटरव्यूइंग नाइट की प्रभारी हैं, को आपको बधाई देनी चाहिए थी। फिल्मांकन अगले महीने की 20 तारीख को शुरू होगा। महिला प्रधान भूमिका क्विंगहुआन है और पुरुष प्रधान युआन गुआंग है। ये युआन गुआंग भी एक नवागंतुक है जिसका हमारी कंपनी समर्थन कर रही है। जिया किंगहुआन ने सिर हिलाया और कियाओ युआन ने जारी रखा, युआन गुआंग भी एक छात्र है। चूंकि आप भी स्कूल में बहुत व्यस्त होंगे, ध्यान रखें कि कंपनी ने विशेष रूप से आपका समर्थन करने के लिए नाटक शुरू किया है। इसलिए किंगहुआन, थोड़ी अधिक मेहनत करें। हर रात युआन गुआंग के साथ अभ्यास करने के लिए कंपनी में आएं ताकि आप पहले से ही भूमिका का एहसास कर सकें और इसे कहानी में एकीकृत कर सकें। मनोरंजन का दायरा बहुत कठिन था। एक भूमिका के लिए एक अभिनेता को सतह पर दिखाए गए से कहीं अधिक भुगतान करना पड़ता था, खासकर उसके जैसे नवागंतुक को। अभिनय के क्षेत्र में उनका अनुभव लगभग शून्य था। हालांकि वांग यिमिंग, युन बुयाओ और बाकी लोगों ने एक स्वाभाविक अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रशंसा की। अनुभव को संचित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा इंटरव्यूइंग नाइट की कहानी उनके पहले नाटक की तुलना में कहीं अधिक जटिल थी। ये झेंग की भूमिका बहुत आंतरिक थी, इसलिए जिया क्विंगहुआन बहुत आश्वस्त नहीं थी। कंपनी ने भी इस बिंदु पर विचार किया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे पहले से अभ्यास करना होगा और भूमिका की भावना का पता लगाना होगा। यह तथाकथित परिश्रम भी था जो किसी की अपर्याप्तता को पूरा कर सकता था। इसके अलावा किंगहुआन अनाड़ी नहीं था। ठीक है, जिया क्विंगहुआन तुरंत सहमत हो गया। आखिरकार वह शुरू से ही कष्ट सहने के लिए तैयार थी। महिला प्रधान के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी। वह ऐसा किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही थी। कियाओ युआन ने व्यक्तिगत रूप से किंगहुआन और चेन जिन को कार्यालय से बाहर भेज दिया। किनारे की दीवार पर कंपनी के कलाकारों की तस्वीरें थीं। किंगहुआन की कलात्मक तस्वीर केंद्र में थी। जिया क्विंगहुआन उत्सुकता से रुक गया। फोटो वॉल पर लगभग 10 लोग थे और उनके चेहरे अपरिचित थे। वे सभी मनोरंजन जगत में नए लोग थे। ये देखकर कियाओ युआन ने एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये युआन गुआंग है। वह इस साल 19 साल का है और बेइयुन विश्वविद्यालय का छात्र है। जिया क्विंगहुआन ने पलट कर देखा। फोटो में दिख रहा लड़का आकर्षक और सुंदर था। उसका प्रकार लिन यी के समान था, शायद इसलिए कि वह थोड़ा बड़ा था। वह लिन यी की तुलना में अधिक परिपक्व दिखता था। हालांकि जिया किंगहुआन को अचानक याद आया कि उसने इस लड़के को उस दिन कंपनी में देखा था जब वह राजधानी से लौटी थी। उसने कियाओ युआन की सचिव सिस्टर जुआंगसुआन से भी पूछा और दूसरे पक्ष ने उसे इस व्यक्ति का नाम बताया। जब उसने फोटो देखी तो उसे याद आया कि वह युआन गुआंग था। क्या यह वह नवागंतुक नहीं है जिसे आप चाहते थे कि भाई जिन भी प्रबंधित करें?
जिया क्विंगहुआन ने पूछा। हाँ, यह वही है। कियाओ युआन ने किंगहुआन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उस दिन हमारी बातचीत खत्म होने के बाद मैं आपके कार्यालय से बाहर आया और संयोग से उससे टकरा गया। उस समय उसके पीछे कुछ सहायक थे, जिया क्विंगहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। कियाओ युआन ने सिर हिलाया और चेन जिन की ओर देखा। आह जिन, उसकी स्थितियों को देखो। यह अफसोस की बात है कि तुम उसे अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर रहे हो, चेन। जिन किंगहुआन के पीछे खड़ा था और यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराया। इतनी अच्छी परिस्थितियों में कोई भी उसे मशहूर बना सकता है। अगले सेकंड में जिया क्विंगहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने एक बहुत ही परिचित चेहरा देखा। जियान यी, दीवार के दाहिनी ओर जियान यी की तस्वीर थी। फोटो में जियान यी चमकदार मुस्कान के साथ प्यारी और सुंदर थी। हालांकि जब जिया क्विंगहुआन ने ये देखा तो वह अचंभित रह गई। क्या वह चीजें देख रही थी, या वह जियान यी जैसी दिखने वाली कोई महिला थी? भाई युआन, यह व्यक्ति, उसका नाम क्या है? जिया किंगहुआन ने कियाओ युआन की ओर देखा और पूछा। कियाओ युआन ने जियान यी की तस्वीर को देखा। क्योंकि उसका नाम याद रखना आसान था, उसने बिना सोचे समझे कहा, जियान यी, कंपनी के स्काउट द्वारा पाया गया एक अच्छा अंकुर। उसने हाल ही में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जिया किंगहुआन अवाक थी। ये जियान यी था। वह जियान यी की ही प्रबंधन कंपनी में थी। क्या आप उसे फिर से जानते हैं? कियाओ युआन ने जिया क्विंगहुआन पर नाराजगी जताई। उसकी प्रतिक्रिया और हाव भाव से उसने कुछ अनुमान लगा लिया था। जिया क्विंगहुआन कड़वाहट से मुस्कुराई और सिर हिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह मेरी सहपाठी है। हमारी सीटें गलियारे के ठीक सामने हैं। वास्तव में? कियाओ युआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बहुत अच्छा है। कंपनी ने उसके लिए लुओ यूं की भूमिका के लिए ऑडिशन की व्यवस्था की है। लुओ यूं? जिया क्विंगहुआन हैरान था। क्या लुओ यून इंटरव्यूइंग नाइट में तीसरी महिला प्रधान महिला नहीं थी? वह इंटरव्यूइंग नाइट में भी अभिनय कर रही है? कियाओ युआन ने कहा। सटीक रूप से कहें तो वह आपका समर्थन कर रही है। इस नाटक में सभी भूमिकाएं आपके लिए हैं। आखिरकार कंपनी दर्जी ने जिया क्विंगहुआन के लिए ये फिल्म बनाई। केवल एक ही लक्ष्य था, और वह था जिया क्विंगहुआन का समर्थन करना। हालांकि वह जियान यी को पसंद नहीं करती थी। जिया क्विंगहुआन एक शक्तिशाली अत्याचारी नहीं हो सकती थी। वह कंपनी की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, जब तक जियान यी को अपनी ताकत से यह भूमिका मिल सकती थी। वह इसे सहर्ष स्वीकार कर सकती थी। बास्केटबॉल मैच पूरे जोरों पर था। कोर्ट के बाहर लड़कियां भी उत्साहित थीं। जियान ए और गुआन ताओ ने समय समय पर उनका उत्साहवर्धन किया। जब लिन यी और बाकी लोगों ने ये सुना, तो उन्होंने हाथ हिलाया और उनकी ओर मुस्कुराए। मैं पानी की 2 बोतलें खरीदूंगा। यही मेरा इंतजार करो। जियान ए ने खड़े होकर उसके नितंबों को थपथपाया। गुआन ताओ जल्दी से खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, यहीं रुको, जियान ए ने कहा और येघोंग के स्कूल स्टोर की ओर चल दिया। वह बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे से प्रशासनिक भवन के चारों ओर घूमी। स्कूल के फूलों के बगीचे से गुजरने के बाद स्कूल की दुकान स्कूल की इमारत के किनारे थी। स्कूल के बाद का समय हो चुका था। तीसरे वर्ष के छात्रों के अलावा, जो शाम को स्व अध्ययन कर रहे थे, स्कूल में और कोई नहीं था। वह पानी की कुछ बोतलें खरीदने के लिए दुकान पर गई और बाहर आ गई। जियान ने बास्केटबॉल कोर्ट में लौटने ही वाली थी कि उसने दर्दनाक चीखों और कराहों के साथ श्रापों की एक श्रृंखला सुनी।
जियान ए अपनी जगह पर रुक गई और सहज रूप से आवाज की दिशा में देखने लगी। दुकान के कोने पर एक बड़ा लॉन था और वह एक अंधा स्थान था। आवाज दुकान के कोने से आ रही थी। शाप स्पष्ट हो गए। दूसरे पक्ष को लगा कि स्कूल में कुछ ही लोग हैं, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। जियान ए ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दुकान के पीछे की दीवार से देखा कि क्या हो रहा है। ये घोंक के स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कों का एक समूह जमीन पर गिरे एक लड़के को मुक्का मार रहा था और लात मार रहा था। जिस लड़के को पीटा गया था उसने अपना मुंह मोड़ लिया और अपने हाथों से अपना सिर बचा लिया। पिटाई से दबी दबी कराह के अलावा उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जिन लड़कों ने उसे पीटा उन्होंने अपने हाथ पैर मारे। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उन्होंने कहाँ लात मारी या मारा, लेकिन उन्होंने बस उसे पीटा। वे क्रूर लग रहे थे। ये बातें स्कूल में अक्सर होती थीं। जियान ए अपनी निगाहें हटाने और जाने ही वाली थी कि उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उन्होंने हिलना बंद कर दिया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर जमीन पर गिरे व्यक्ति के बाल पकड़ लिए और खींचने लगे उसका सिर ऊपर। जियान ए ने लड़के की शक्ल देखी और सहज रूप से भौहें चढ़ा लीं। यह कोई और नहीं बल्कि वांग जिचेन थे। वांग परिवार में अनियंत्रित रूप से भाग जाने वाले इस लाड़ प्यार वाले बच्चे को स्कूल में इस तरह परेशान किया गया था। कल 200 युआन यहाँ ले आओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। एक लड़के ने वांग जिचेन के बाल खींचे और उसे चेतावनी दी। वांग जिचेन ने सिर्फ अपना सिर सुरक्षित रखा था, इसलिए उनके चेहरे पर कोई चोट नहीं आई। हालांकि उनके शरीर के हर हिस्से में चोट लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। वांग जिचेन की नज़र शांत थी और उनमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के दबाव का सामना करते हुए वह हार मानने को तैयार नहीं थे। ओह, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो पहले हमें पैसे किसने दिए? एक लड़के ने कहा और वांग जिचेन की छाती पर लात मार दी। क्या तुम्हें चेहरा नहीं चाहिए? वांग जिचेन ने गुर्राया। यह अज्ञात था कि उसकी आंखें अपमान या क्रोध से लाल थीं। वह अतीत की बात है। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, वांग जिचेन ने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है कि हमने तुम्हें पर्याप्त नहीं पीटा है। उसे पीटते रहो, नेता ने कहा और उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। रुकना। अचानक पीछे से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। चूंकि यह स्कूल के स्टोर के पीछे एक छोटी सी जगह थी और यह स्कूल के बाद का समय था, इसलिए आसपास कोई नहीं होना चाहिए। अचानक आई इस आवाज ने इन लोगों को चौंका दिया। हालांकि जब उन्होंने अपने पीछे वाले व्यक्ति को देखा तो वे उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके। लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन यह उनकी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। छोटी लड़की, हम तुम्हें इससे दूर रहने और जल्दी से चले जाने की सलाह देते हैं। लड़कों में से एक, जो लगभग 1.8 मीटर लंबा था, जियान ए के पास गया और कहा। जियान ए की निगाह बर्फीली थी जब वह वांग जिचेन को घूर रही थी, जिस पर उनमें से एक कदम रख रहा था। हालांकि वह इस चचेरे भाई के करीब नहीं थी, फिर भी वह उसकी मौसी का बेटा था। भले ही यह जियांग चुनफेन की खातिर हो, जियान ए बेकार नहीं बैठ सकता था, खासतौर पर जब उसने अभी अभी वांग जिचेन का अड़ियल रवैया देखा तो उसने उसे एक अलग नजरिए से देखा। कम से कम वह अनुचित नहीं था और केवल अपने परिवार के प्रति अहंकारी होना जानता था। वांग जिचेन ने थोड़ा ऊपर देखा और जियान ए की नज़र से मिला। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत उसकी नज़र बचा ली और अपना सिर नीचे कर लिया। जाहिर है, जियान ए को ऐसी दयनीय स्थिति में देखना निस्संदेह उसके लिए एक गहरा झटका था। क्या ये लड़की पागल थी?
क्या उसने दूसरे पक्ष के समूह की ओर नहीं देखा? वह इस तरह जल्दबाजी में बाहर निकल गई। जियान ए की बर्फीली नज़र उनके चेहरों पर पड़ी और उसने बिना किसी गर्मजोशी के कहा, यदि आप उसे जाने देंगे, तो मैं आपको जाने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, मेरी छोटी लड़की, तुम बहुत प्रभावशाली हो। क्रू कट वाले दूसरे लड़के ने जब ये सुना तो उसने व्यंग्य किया। उसने वांग जिचेन की कमर पर लात मारी और मुस्कुराते हुए पूछा, वांग जिचेन, क्या हुआ? क्या आप उसे जानते हैं? वांग जिचेन ने अपने होंठ भींच लिए और जियान ए की ओर नहीं देखा। उसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं उसे नहीं जानता। ओह, तुम उसे नहीं जानते? लड़के ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराया। आप महिलाओं के मामले में काफी भाग्यशाली हैं, है ना? एक सुंदरता एक नायक को बचा रही है। जियान ए ने अधीरता से अपने होंठ भींचे। इन लोगों को दूसरों को धमकाना पसंद था। उनके मुंह थे पिटाई के लिए पूछ रहा हूँ। उसने पहले ही दूसरी पार्टी को मौका दे दिया था, लेकिन दूसरी पार्टी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, और कुछ न कहते हुए जियान ए आगे बढ़ा और तुरंत बाहर चला गया। वह अचानक और तेजी से आगे बढ़ी, इसलिए इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया कर पाता, उसने पहले ही सामने से क्रूकट लड़के के गाल पर मुक्का मार दिया था। लार के साथ 2 दांत उड़ गए। लड़के ने अपनी आंखें हवा में घुमाईं और उतरने से पहले ही बेहोश हो गया। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जियान ए ने दूसरे लड़के के पेट में लात मार दी। लड़का तुरंत दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर उड़ गया और अपने साथियों को जमीन पर गिरा दिया। उसके पेट में मरोड़ हुई और उसे अपनी आंतों में दर्द महसूस हुआ। वह केवल सिकुड़ गया और विलाप करने लगा। क्षण भर के लिए खड़े होने की क्षमता खो बैठा। जियान ए का शरीर तुरंत हिल गया, लेकिन उसने अपने पैर नहीं हिलाए। ये देखकर बाकी 3 लड़के इतने डर गए कि वे जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए और जियान ए को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। उन्होंने अभी क्या देखा? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मुक्का देखा हो जिससे उनके मुंह के दांत टूट गए हों। इसके अलावा, एक 15 साल की लड़की किसी को मुक्का मारकर गिरा सकती है। क्या वह राक्षसी थी? उनकी आंखों में डर भर गया, लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पहले के अहंकारी और हंसते हुए चेहरे गायब हो गए थे। जियान ए का उन्हें घायल करने का कोई इरादा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी आभा वापस ली और शांति से कहा, यह आपके लिए एक चेतावनी है। यदि आपने उसे स्कूल में फिर से धमकाने की हिम्मत की, तो मैं आपको तब तक पीटूंगी जब तक कि आपकी माँ आपको पहचान नहीं लेती। हालांकि यह सिर्फ एक हल्का और उदासीन स्वर था, इसने उन्हें सहज रूप से सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कि उसकी आभा ने उन्हें डरा दिया है, जियान ए ने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, जैसे कि उन्हें माफी मिल गई हो। उन्होंने तुरंत अपने गिरे हुए साथियों की मदद की। जियान ए के चारों ओर घूमे और भाग गए। उनके जाने के बाद जियान ए धीरे धीरे वांग जिचेन के पास गया, जो जमीन पर लेटा हुआ था। इस समय वांग जिचेन ने ऊपर नहीं देखा, वह बिना हिले डुले जमीन पर लेट गया, इसलिए जियान ए केवल उसके सिर का पिछला हिस्सा ही देख सका। अरे, क्या तुम उठ सकते हो? जियान ए ने शांति से पूछा। वांग जिचेन ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं ठीक हूँ, चले जाओ। जियान ए ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर कुछ नहीं है तो उठ जाओ, मैं तुम पर हंसूंगा नहीं। हालांकि तुम आमतौर पर बहुत परेशान करने वाले हो। तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया है, वांग जिचेन ने जमीन पर लेटते हुए कहा। मैं आपको नहीं जानता। जियान ए अवाक था। वह उसके साथ गेम भी खेलना चाहता था। ठीक है, तुम उठ नहीं रहे हो, है ना?
जियान ए ने कहा और वांग जिचेन के पास बैठ गया। मैं तुम्हें यहाँ से देखूंगा। देखते हैं तुम कितनी देर तक लेटे रह सकती हो। क्या आप पहले जा सकते हैं? मैं थोड़ी देर लेटने के बाद उठूंगा। वांग जिचेन की आवाज पहले से ही विनती कर रही थी। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि जियान ए उसे दयनीय स्थिति में देखे। आखिरकार वह उसके सामने अहंकारी होने का आदी था। ये पहले से ही शर्मनाक था कि उसे बचाना पड़ा। जियान ए को स्वाभाविक रूप से पता था कि वांग जिचेन क्या सोच रहा था। आखिरकार वह उसका चचेरा भाई था। भले ही वे बहुत कम बातचीत करते थे, वांग जिचेन एक जटिल व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्हें उनकी समझ थी। उनके साथ कुछ बार बातचीत करने के बाद व्यक्तित्व। आपने कहा कि वह बुरा था? वह बुरा नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने उसे घर पर बिगाड़ दिया था। लेकिन वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकता था। अधिक से अधिक उसके पास कुछ शक्ति थी और वह उन लोगों को हेय दृष्टि से देखता था जो उससे अधिक गरीब थे। अंत में उन्हें वांग युनजोंग के जीन विरासत में मिले थे। आह भरते हुए जियान ए ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। उठो और जल्दी घर जाओ। सावधान रहना, वे बाद में वापस आ सकते हैं। इसके साथ ही जियान ए उठ खड़ा हुआ और जगह छोड़ गया। वांग जिचेन ने धीरे धीरे पीछे हटते कदमों की आवाज सुनकर धीरे से अपना सिर उठाया। जियान ए चला गया था। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। वांग जिचेन व्यथित भाव से उठ बैठे। शायद किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसके दिल की रक्षा शांत हो गई। उसकी आंखें डबडबा गईं और आंसू बह निकले। सौभाग्य से वह जमीन पर बैठकर रोया नहीं। उसने केवल अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और अपने दुखते शरीर को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। वह लंगड़ाते हुए बाहर चला गया, लेकिन जब उसने कोने को घुमाया तो उसने देखा कि जियान ए अपनी बाहों को पार करके दीवार के सहारे झुकी हुई थी। उसने फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वांग जिचेन शर्मिंदा दिखे और एक कदम पीछे हट गए। उसने अपनी लाल आंखें छुपाने के लिए सहजता से अपना सिर नीचे कर लिया। आपने नहीं छोड़ा? जियान ए ने सूंघा। मैंने किया। मैं थक गया था, इसलिए आराम कर रहा हूँ। वांग जिचेन जैसे ही वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। उसे कोक की एक बोतल सौंपी गई। स्तब्ध होकर वांग जिचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए की ओर देखा। क्या? पीने के लिए? अन्यथा क्या ये तुम्हारा काम है कि तुम अपना चेहरा धो लो? जियान ए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बचा लिया है। पहले जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम वैसे ही हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि तुम आमतौर पर कैसे होते हो। ये सुनते ही वांग जिचेन की भौहें चढ़ गईं। मैं आमतौर पर आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता हूँ। आपने मेरी मदद क्यों की? किसने मुझे बदकिस्मत होने के लिए कहा? जियान ए ने कोक को वांग जिचेन के हाथ में भर दिया और आह भरी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच कैसे नहीं बनती। तुम मेरे चचेरे भाई और मेरी मौसी के बेटे हो। मैं अन्य चीजों को नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी मौसी को चेहरा देना होगा। मैं सिर्फ उसके बेटे को पिटते हुए नहीं देख सकता। जियांग चुनफेन के उल्लेख पर वांग जिचेन को निराशा महसूस हुई। कोक पकड़ने वाले उसके हाथ थोड़े असहज थे और वह घबराया हुआ लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कमजोर होकर कहा, जियान ए ने अपनी भौहें उसकी ओर उठाईं और उसके जारी रहने का इंतजार करने लगी। वांग जिचेन ने धीरे से जियान ए की ओर देखा और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह बुदबुदाया, क्या तुम मेरी माँ को इस बारे में नहीं बता सकते? जियान ए ने अपने होठों को मोड़ लिया।
कम से कम उसके पास विवेक था और वह जानता था कि उसे चिंता नहीं करने देनी चाहिए। एक सांस छोड़ते हुए जियान ए ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन आपको मुझे चीजें स्पष्ट करनी होंगी। मुझे पहले ये कहना होगा, मैं आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने आपकी मदद की, मुझे कारण और प्रभाव जानना होगा। इन लोगों ने आपको क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। जियान ए वास्तव में उत्सुक था। वांग ज़िचेन की पारिवारिक पृष्ठभूमि इरजहोंग जैसे महान स्कूल में उत्कृष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन यिजहोंग में उन्हें एक अमीर परिवार का बच्चा माना जाना चाहिए। उनके जैसे बच्चों के पास आमतौर पर कई अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके पास पॉकेट मनी की कमी नहीं होती। वांग ज़िचेन के पैर में चोट लगी बुरी तरह। वह तुरंत जियान ए के पास गया और लॉन में दीवार के सामने बैठ गया। उसके रवैये को देखकर जियान ए को पता था कि वह सच बोलने जा रहा है। जियान ए ने उसे परेशान नहीं किया। वह वांग ज़िचेन के पास दीवार के सहारे झुक गई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वांग ज़िचेन सोच रहे थे कि क्या कहा जाए। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, वे मेरे जैसे ही स्तर के हैं। उन्हें स्कूल में बुरे छात्र माना जाता है। वे अक्सर दूसरे छात्रों से पैसे मांगते हैं। अतीत में जब उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए क्योंकि मैं जानता था कि जो छात्र पैसे नहीं देंगे उन्हें अंत में पीटा जाएगा। हालांकि अतीत में वे हमेशा 30 से 50 युआन मांगते थे। बाद में उन्होंने और अधिक मांगा और अंतराल कम हो गया। जब स्कूल ने इस सेमेस्टर की शुरुआत की तो उन्होंने 200 युआन मांगे। मैं उन्हें और कुछ नहीं देना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझे पीटने के लिए यहाँ बुलाया। जियान ए वांग ज़िचेन के लहजे से बता सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। कहानी बहुत सामान्य थी। ऐसा लगभग हर स्कूल में हुआ। वांग ज़िचेन को घर में बहुत लाड़ प्यार मिलता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास बहुत सारी पॉकेट मनी होती थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि अन्य लोग उस पर ध्यान देंगे। हालांकि इस युग में 30 युआन और 50 युआन छोटी रकम नहीं थे। जब इन लोगों ने देखा कि वांग ज़िचेन से बात करना आसान है तो उन्होंने 200 युआन मांगे। ये जानना था कि कुछ हाई स्कूल के छात्रों के पास प्रति माह 200 युआन नहीं थे। आपने सही काम किया, जियान ए ने अचानक कहा। वांग ज़िचेन ने आश्चर्य से जियान ए की ओर देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे ये कहेगी। जियान ए ने भावहीन भाव से उसकी ओर देखा और दोहराया, तुमने सही काम किया। अगले सेकंड में वांग ज़िचेन अचानक मुस्कुराए। तुम्हारे पास से आना अजीब लगता है, जियान ए ने कहा। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बारे में मेरी धारणा बदल गई है। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। सिर्फ इतना ही। आपने सही काम किया। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसे पानी खरीदने के लिए बाहर निकले हुए 20 मिनट से अधिक हो गए थे। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। ये सीयू था। उसने झट से उसे उठा लिया। सीयू ने कहा, तुम कहाँ हो? जियान ए ने लापरवाही से उत्तर दिया, मैं अपने चचेरे भाई से मिला और उसके साथ बातचीत कर रहा था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जब सीयू ने ये सुना तो उसने राहत के साथ फोन रख दिया। जियान ए ने वांग ज़िचेन की ओर देखा और भौहें चढ़ा दीं। क्या ये गंभीर है? क्या आप अब भी हिल सकते हैं? वांग ज़िचेन ने खुद को सहारा दिया और खड़ा हो गया। हाँ, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। जियान ए ने सिर हिलाया और अब कोई परवाह नहीं की। मेरा सहपाठी अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं पहले निकलूंगा। वांग ज़िचेन के साथ उसके रिश्ते के संबंध में
उसकी इस हद तक मदद करना पहले से ही सीमा पार करना था। बाकी काम वह खुद संभाल लेंगे, चाहे वह अस्पताल गया या घर गया, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। वांग ज़िचेन ने सिर हिलाया, और वह आपको धन्यवाद कहना चाहता था। अंत में उसके होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जियान ए को उसके धन्यवाद की परवाह नहीं थी। उसे सिर हिलाते देख वह मुड़ी और चली गई। जियान ए के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए वांग ज़िचेन दीवार के पास खड़ा हो गया और बहुत देर तक नहीं हिला। समय वह बता नहीं सकता कि उसे कैसा महसूस हुआ। संक्षेप में, उसे अजीब और असहज महसूस हुआ। जब वह बास्केटबॉल कोर्ट में लौटी, तो खेल अभी भी जारी था। इस समय आसमान में थोड़ा अंधेरा था, और बास्केटबॉल कोर्ट की लाइटें पहले ही जल चुकी थीं। मुझे लगा कि तुम खो गए हो। ये देखकर कि जियान ए वापस आ गया है, गुआन ताओ जल्दी से आगे बढ़ गया। जियान ए ने अपना खरीदा हुआ पानी गुआन ताओ को दिया और मुस्कुराए। मैं एक परिचित से मिला, इसलिए मैंने उससे कुछ देर बात की, गुआन ताओ ने कहा। मैंने सीयू से सुना है कि वह तुम्हारा चचेरा भाई है। मुझे केवल इतना याद है कि जियाची ने यिघोंग में भाग लिया था। क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? मेरे बड़े चाचा का बेटा, जियान ए ने लापरवाही से उत्तर दिया। गुआन ताओ प्रबुद्ध दिखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक क्षण सोचा और पूछा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी अपने बड़े चाचा के बच्चों का जिक्र करते नहीं सुना। हालांकि गुआन ताओ को पता था कि जियो ए का परिवार उसके बड़े चाचा के परिवार के करीब नहीं था। जियो ए ने उसे ये पहले ही बता दिया था। जियान ए ने सिर हिलाया। क्या मैंने आपको अतीत में अपने परिवार और मेरे बड़े चाचा के परिवार के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था? हम साल में कुछ बार से ज्यादा एक दूसरे को नहीं देखते हैं। जब हम एक दूसरे को नहीं देखते हैं, तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को याद भी नहीं कर सकता। आपको बताना तो दूर की बात है। जैसे ही वह बोली, बास्केटबॉल कोर्ट पर अचानक जयकार गूंज उठी। लिन यी ने स्कोर किया था। वे दोनों पत्थर की सीढ़ियों पर लौट आए और बैठ गए, और लिन यी और बाकी लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। अगली सुबह जियान ए स्कूल के गेट पर किंग हुआन और गुआन ताओ से टकराया। जैसे ही वे मिले, जिया क्विंग हुआन उन दोनों को कंपनी की फोटो वॉल पर जियान यी को देखने के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सका। गुआन ताओ जिया क्विंग हुआन की तरह ही आश्चर्यचकित था। क्या इसका मतलब ये है कि जियान यी आपके जैसी ही प्रबंधन कंपनी में है? जिया क्विंग हुआन ने सिर हिलाया। यह सही है, मुझे कल ही पता चला। गुआन ताओ ने पलक झपकाई और अविश्वसनीय महसूस किया। आमतौर पर वह सोचती थी कि ये हस्तियां उससे बहुत दूर हैं, लेकिन अब उसकी कक्षा में 2 हस्तियां थीं जो भविष्य में टेलीविजन पर होंगी। जियान ए को इस बारे में लंबे समय से पता था, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ये देखकर जिया क्विंग हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए को देखा। आपने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? जियान ए ने कंधे उचकाए। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे भी वह पसंद नहीं है। जिया क्विंग हुआन ने अपने होंठ भींचे और आह भरी। लेकिन अगर वह ऑडिशन में सफल हो जाती है, तो मुझे उसके साथ रिहर्सल करना होगा। मैं ये झेन के रूप में अभिनय करूंगा और वह लुओ यूं के रूप में अभिनय करेगी। कथानक में हम सबसे अच्छे दोस्त के रूप में एक साथ बड़े हुए हैं। बस इसके बारे में सोचने से मुझे उल्टी आती है।